योर डेली रूटीन, आप क्या करते हैं रोज? सबसे पहले तो मेरा स्टडी आवर्स उतना एक्सटेंडेड नहीं होता है। 7 टू 8 आवर्स व्हेन इट्स अ हॉलिडे एंड व्हेन आई हैव टू गो टू स्कूल और फॉर एग्ज़ाम्स आई कैन एक्सटेंड टू एटलीस्ट 10 आवर्स। 4 बजे उठती हो या सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे से लेके रात के कितने बजे तक यू आर डिवोटिंग टुवर्ड स्टडीज? 4 बजे तो नहीं हो पाता है, मैं 6 बजे उठती हूँ। फिर ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम बहुत एफिशिएंट होता है। हाउ यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हिंदी सब्जेक्ट? हिंदी में जो मात्राएँ आपने कहा उसके लिए तो रिटेन प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। अब मैथमेटिक्स जो है उसमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस, उसमें तो प्रैक्टिस ही आपको करनी। हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर साइंस? साइंस में भी वही है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन आते हैं डायग्राम्स, डायग्राम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स जाते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स में जाते हैं। 2-3 बार आपने कहा पीवाई क्यू पीवाई क्यू। कितने PYQs you have completed till now and how many more are you planning? एटलीस्ट तुम्हें 10 सैम्पल पेपर्स करनी ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। Good afternoon and welcome to Dr. Singh's class. On behalf of PP Savani Group of Schools and Radiant English Academy Surat, I welcome you once again. Koh e Noor. सुना है? Actually, it is a Persian word. इसका मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, एक प्रकाश का पहाड़। और इस शब्द को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कोहिनूर के नाम से। वही कोहिनूर हीरा। शायद हम में और आप में से शायद ही किसी ने देखा होगा इसे। हाँ, फिल्म और फोटोग्राफ में शायद हमने देखा है, लेकिन आज मैं आप सभी को उस हीरे की दर्शन कराने वाला। Let us all welcome Kohinoor of Radiant English Academy, Surat, Ritu Raj. Hello Ritu, how are you? I'm fine, Fine. sir. Well, मैंने रितु को कोहिनूर क्यों कहा? She is in 10th standard and she is about to appear in the board exam, upcoming board examination from 17th of February 2026. इसीलिए मैंने उनको कोहिनूर का उपनाम दिया है क्योंकि she has planned to become the first student from Surat district in Gujarat to score 500 out of 500 in CBSE board exams. Well, Rituraj, I want, let every student, across India, correct, they should know basically योर डेली रूटीन, आप क्या करते हैं रोज, करेक्ट, किस तरह के प्लानिंग कर रहे हैं कि यू आर एमिंग फॉर 100% स्कोर? सबसे पहले तो मेरा स्टडी आवर्स उतना एक्सटेंडेड नहीं होता है। 7 टू 8 आवर्स व्हेन इट्स अ हॉलिडे एंड व्हेन आई हैव टू गो टू स्कूल और फॉर एग्ज़ाम्स आई कैन एक्सटेंड टू एटलीस्ट 10 आवर्स। बट मैं ये ज़रूर इंश्योर करती हूँ कि मैं अप्रोप्रिएट ब्रेक्स लूँ बीच में। और उस ब्रेक्स में मेरा ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन देखने लग जाऊँ या कुछ करूँ, मैं फैमिली के साथ टाइम बिताती हूँ और फिर नहीं तो फिर मैं वॉक ले लेती हूँ। बस मेरा यही रहता है और सबसे पहले तो उठने से पहले ये उठने के बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ कि मुझे दिन भर में क्या-क्या करना है। और मैं ये ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि जो मेरी टू डू लिस्ट में जो कंटेंट्स हैं, वो मैं एक्चुअली में अचीव कर पाऊँ 1 दिन में। ये ना हो कुछ-कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि वो फ़ॉलो करते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं। तो वो जब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, तब वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। ये मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, बट फिर मेरे को थोड़ा लगा कि नहीं, मुझे अब थोड़ा कम करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं वही करती हूँ। उसके बाद फिर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जिसको मैं बनाती हूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट जाते हैं सुबह के, देन मैं उसको फ़ॉलो करती हूँ। मेरा बस यही। सुबह 4 बजे उठती हो या सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे से लेके रात के कितने बजे तक यू आर डिवोटिंग टुवर्ड्स स्टडीज? 4 बजे तो नहीं हो पाता है, मैं 6 बजे उठती हूँ, फिर ऐसा कहा जाता है कि मॉर्निंग टाइम बहुत एफ़िशिएंट होता है। तो ये हाफ़ एन आवर का थोड़ा ये जो भी होता है उसमें मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। देन फिर 6:30 टू 7 से मैं बैठती हूँ, फिर अच्छा खासा 3 घंटे 10 बजे तक बैठती हूँ। देन मैं 1 घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ, फिर उसमें जो भी मेरा बेदिंग, ब्रेकफ़ास्ट ये सब है वो सब कंप्लीट करती हूँ। देन 11 या 12 बजे से मैं वापस से बैठ जाती हूँ। फिर उसमें लंच इन सब का आधा घंटा का ये रहता है, फिर शाम के 6 बजे से वापस बैठती हूँ। ओके, और रात के 11-12 बजे तक। रात के 11-12 बजे तक। तो बेसिकली अगर आप देखें तो इट इज लाइक मॉर्निंग 6 AM टू 12 o'clock, 6 घंटा आप जो है रात को सो रहे हैं। सुन लिया ना? ऐसे ही मार्क्स नहीं आते हैं। आंख है ना, इसमें तेल डाल डाल के पढ़ना पड़ता है रात तक, तब जाके कोई ऋतुराज कोई नूर कहलाता है। वेल ऋतु, लेट्स गेट बैक टू वर्क। फर्स्ट सब्जेक्ट, कंपल्सरी सब्जेक्ट इंग्लिश। अभी इंग्लिश में जो है इस साल का फॉर्मेट 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब जो ए सेक्शन है वो हो गया आपका कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स के, सेक्शन बी ग्रामर एंड आपका राइटिंग स्किल्स, एंड सेक्शन डी 40 मार्क्स का लिटरेचर। अभी इट हैज बीन सीन एंड ऑब्जर्व कि जो स्टूडेंट 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना चाह रहा है, उसके जो मार्क्स जो है ना वो डिडक्ट होते हैं इधर एमसीक्यू में। एमसीक्यू इधर यू स्कोर 1 आउट ऑफ 1 और यू स्कोर 0 आउट ऑफ 1। एंड सेकंड जो होता है कि जो पोम्स होते हैं खास करके उसमें फिगर ऑफ स्पीच ऐसा ये करना हो, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स कुछ हो, तो वहां पे जो है वो मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो व्हाट आर हाउ आर यू प्लानिंग, करेक्ट, टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स इन इंग्लिश? इंग्लिश में एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ जनरली एक्सट्रैक्ट बेस्ड में आता है, और एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी ऐसे नहीं होते कि कोई भी चैप्टर से रहते। एक्सट्रैक्ट पे अगर अगर आप सैम्पल पेपर से सॉल्व करते हो तो आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा। 3-4 ही ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ये ऐसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट बेस्ड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन पोइट्री बॉल पोइम में बहुत ज़्यादा बनता है, सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो यू मस्ट मेक श्योर कि जो मोस्ट रिपीटेडली चैप्टर से एक्सट्रैक्ट बेस्ड बनता है वो तुम्हारा सबसे अच्छा क्लियर हो। उसके तुम्हारे वैल्यूज, थीम्स, कौन से लाइन में कौन से फिगर ऑफ स्पीच हो रहा है, ये सब तुम नोट डाउन करो। और अब ऐसा होता है कि तुम एक दिन करते हो फिर एक एक हफ्ते तुम छोड़ देते हो, ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा रोज नहीं हो पाएगा वो ठीक है, बट 1-2 दिन पे रिवाइज करते जाओ। तो ये हो गया पोइट्री एमसी के सेक्शन का। फिर आ जाएगा ग्रामर। ग्रामर में सही में मार्क्स जाते हैं, तो उसके लिए क्या है, मैंने अपने टीचर से पूछा था तो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि ग्रामर वास्ट है, तो पर उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लिमिटेड बनते हैं। तो अगर आप 2020 तक के पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें एक ये पता चल जाएगा कि आइडिया, हाँ, आइडिया आ जाएगा कि कौन से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो रिपीटेड होते हैं, वो हमेशा रिपीट होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सभी सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया आ जाता है। और सिर्फ रूल्स पढ़ने से नहीं होता है, उसको एक्चुअली अप्लाई करना आना चाहिए। तो और ऐसा आप ज़रूर ये मेक श्योर करो कि आप 2 दिन 3 पर कुछ ना कुछ सैंपल पेपर सॉल्व करो। अगर सैंपल पेपर नहीं भी कर रहे हो तो उसके जो ग्रामर पोर्शन है एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, जो मतलब 20-30 मिनट में हो जा रहे हैं, वो ज़रूर करो। practice, practice, and practice. Somebody has said, anonymous saying, practice makes a person perfect. This is what I feel Rituraj wished to speak to everyone. Ritu, coming to Hindi, unlike English, Hindi has 4 sections. और हिंदी में जो है मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, चाइल्ड जो है, एक बच्चा उसको 79 में अटक गया, बेचारे को 80 में से 80 मिला नहीं।
इट इज़ बिकॉज़ ऑफ मात्राएँ। ना, मात्रा की एक गलती यानी कि आपके आधा 2 जगह गलत हो गए तो आधा और आधा 1 मार्क्स जो है वो आपके निकल जाते हैं। कभी-कभी रचनात्मक जो लेखन होता है, उसमें भी थोड़ी कभी-कभी इश्यू मार्क्स उसमें भी डिडक्ट होते हैं। तो हिंदी का जो है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट अनलाइक इंग्लिश ओनली, देन ग्रामर, उसके बाद आपका लिटरेचर सेक्शन हो गया। इसके लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हो? क्योंकि मुझे जैसे पता चला है थोड़ा हिंदी में जो है you have some issues, correct? So not an issue, don't worry, we'll ensure that वो issues जो है एग्जाम होने के पहले खत्म हो जाए, but still how you are preparing for Hindi subject? हिंदी में जो मात्राएँ आपने कहा उसके लिए तो रिटेन प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। उसमें टाइम जाता है बट अगर आप सही में इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम डिवोट करते हो रिटेन प्रैक्टिस को, तो आप एक ही फ़ायदा नहीं होता है मात्राएँ, उससे आप ये भी जानते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। क्वेश्चन्स हमेशा रिपीट होता है, बस उनका जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। तो अगर आप रिटेन प्रैक्टिस करते हो तो आपकी मात्राएँ तो बहुत हद तक सुधर जाएँगी। देन आपको क्वेश्चंस का आइडिया भी आ जाएगा सच एज़ वैल्यू बेस्ड आते हैं। फिर आते हैं कि जो डायरेक्टली थ्योरेटिकल आते हैं। तो थ्योरेटिकल तो सबको आ जाते हैं, वैल्यू बेस्ड में सब बहुत बच्चे ये उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है क्योंकि जो मेन थीम होता है चैप्टर्स और पोएम्स का वो समझ नहीं पाते हैं। तो उस पे बच्चों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो अगर एक ही दिन अगर अच्छे से सारे पोएम्स को उसका मेन थीम और ये सब जो है उसको अगर नोट डाउन कर ले, तो उनका जो मार्क्स है वो बहुत हद तक इंक्रीज़ हो जाएगा। और मात्राएँ तो ऐसा है कि आप जितना प्रैक्टिस करो उतना कम है। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करो, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाओ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड्स मत यूज़ करो। जो सिंपल है डेली यूज़ लाइफ में आप यूज़ करते हो, वही वर्ड्स लिखो, वही वर्ड्स यूज़ करो तो उसमें इतने मार्क्स नहीं जाएँ। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान और रस्सी आवत जात है सिल पर परत निशान। अरे भाई 100 में से 100 लाना है ना, तो दिन रात एक करना ही पड़ता है। वेल रितु, वी डिस्कस्ड अबाउट लैंग्वेजेस, लेट्स कम टू लैंग्वेज, आई मीन इलेक्टिव्स। जो 3 मेजर पेपर्स हैं, मैथ्स, साइंस एंड एसएस। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है? मैथ्स का नाम सुनते ही अधिकतर स्टूडेंट्स जो है डर जा डर जाते हैं, क्या उनको बुखार आ जाता है। मुझे भी थोड़ा पसीना आने लग गया है एसी रूम के अंदर। और मेरे ख्याल से यही सोच के शायद सीबीएसई ने स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स कर दिया है, ताकि बच्चों को मैथ्स से जो है उतना डर ना लगे, बेसिक मैथ्स लेकर। अब मैथमेटिक्स जो है उसमें 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लैरिटी, उसके बाद गुड इन एमसीक्यूज, एक भी गलती उसमें होनी ही नहीं चाहिए। और जो केस स्टडी वाला सेक्शन है, 3 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा केस स्टडी का, वो मेरे ख्याल से आप जैसे स्टूडेंट्स को भी सोचने पे मजबूर कर देगी वो, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ आइडेंटिटीज है उस लेसन में, और ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर है उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ऐसा लगता है कोई स्टूडेंट को कि फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में इस तरह का क्वेश्चन देखा है। how you are preparing to score that magical number of 80 out of 80? मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। उसमें तो प्रैक्टिस ही आपको करना मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप 1 हफ्ता भी छोड़ दो, हाथ नहीं लगाओ, तो ऐसे चांसेस हैं कि आप पूरा उसका कॉन्सेप्ट ही भूल जाओ। तो ऐसा आपको रोज़ करना चाहिए, आधा घंटा या फिर 1 घंटा कम से कम आपको मैथ्स को डिवोट करना चाहिए। भले फिर आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो, इंग्लिश का एग्ज़ाम हो, बट मैथ्स को अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो वो डेली प्रैक्टिस होना चाहिए। अब आते हैं एमसीक्यूज़ पर, तो एमसीक्यूज़ में ना सबसे ज़्यादा मार्क्स इसलिए जाते हैं क्योंकि उसमें ये ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आते, उसमें थ्योरेटिकल बेस्ड आ जाता है। जैसे कि सर्कल्स में आ जाएगा, सर्कल्स में सीकेंट, सेगमेंट्स ये सब के आ जाते हैं, तो वो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको सबसे पहले तो इन चैप्टर्स की आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। फिर आता है कि जब आपका न्यूमेरिकल्स भी सही है,
थ्योरी भी सही है, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी रेफ़रेंस बुक है, उसका ये जो एमसीक्यू सेक्शन है वो उठा लो, उसको करो और जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं, उस पे ध्यान दो। ये नहीं कि भाई मेरा ये गलत हो गया, रहने दो, छोड़ दो, इस टाइप के नहीं आएँगे। नहीं, आ सकते हैं। तो वो ज़रूर मेक श्योर करो कि आपने कौन-सा ऐसा गलत कॉन्सेप्ट लगाया जो आपका आंसर ही गलत आया है। देन अगर आए केस स्टडी पे, तो केस स्टडी भी 3-4 चैप्टर से ही बनते हैं सबसे ज़्यादा। जैसे कि एबी हो गया, फिर कोऑर्डिनेट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए। तो उसमें भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पर आपने जैसा बोला कि एक केस स्टडी हार्ड आ सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी जैसे कि सैंपल पेपर्स आते हैं, तो उससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो कितना जा सकता है। नहीं तो अगर कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो एक रेफ़रेंस बुक उठाओ, उसमें से उन सेक्शन के पूरे क्वेश्चंस करो और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और बस यही, या फिर आ जाते हैं कैलकुलेशन एरर्स। तो कैलकुलेशंस के लिए मैं क्या करती हूँ कि जो हमारी आंसर शीट होती है, उसमें एक कॉलम बना लो लेफ्ट हैंड साइड पर, अच्छा खासा स्पेस रखो उसमें, या तो फिर लास्ट पेज पे आप ये सारे कैलकुलेट करो। बट लास्ट पेज पे क्या हो जाता है ना कि वहाँ पे बहुत मेसी हो जाता है सब कुछ, तो वहाँ पे ज़्यादा एरर्स के ये होते हैं। तो आप वो जो कॉलम है, उसी पेज पे कॉलम बना दो, उसको या तो पेंसिल से या तो पेन से सारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न इन सबको नीटली अरेंज करो। देन अगर आप उसको रीचेक करोगे, तो आप अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो यही है, और बाकी मैथ्स में तो प्रैक्टिस ही। ऋतु, कभी ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिला हुँ। और यू गेट 15 मिनट्स टू रीड दैट पेपर एंड देयर आफ्टर यू स्टार्ट आंसरिंग, तो आपने देखा ये वन क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर 35 तक यू नो ऑल द आंसर्स, हुँ। तो ऐसा लगता है कि जब मुझे सभी आंसर्स मालूम है तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में आपको ऐसा लगता है कि कभी इस तरह के कैलकुलेशन मिस्टेक्स शायद हो जाए। हो सकता इज इट पॉसिबल? है। यस। तो मतलब हमको कभी जो है ओवर कॉन्फिडेंस में रहना नहीं है, राइट? करेक्ट। सी लिसन, मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, इट इज लाइक लंच। आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, डिनर भी कभी स्किप कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट स्किप लंच। जैसा ऋतु ने कहा, एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस मैथमेटिक्स, वेदर यू हैव एग्जाम ऑफ एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। सो मैथ्स के बाद आते हैं ऋतु साइंस पे। ठीक है, साइंस इस साल से जो है थोड़ा सा उसमें चेंजेस किया गया है। टिल लास्ट ईयर क्या होता था कि जैसे फर्स्ट 20 क्वेश्चन से एमसीक्यू, तो इट वाज मिक्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस बार से क्या हो गया कि फिजिक्स सेपरेट, केमिस्ट्री सेपरेट, बायो सेपरेट, तीन अलग अलग सेक्शंस हो गए हैं। और ये देखा गया है नॉर्मली कि बच्चे मार्क्स जो है वेयर दे लूज बेसिकली। एक तो हो गया केमिस्ट्री है तो उसमें बैलेंसिंग इक्वेशंस, वहां पे बच्चे गलत हो जाते हैं, बिकॉज एवरी चैप्टर ऑलमोस्ट हैज बैलेंसिंग इक्वेशन। उसके बाद फिजिक्स में आ गए तो उसमें डायग्राम में कभी इशू हो जाता है। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल हो गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चैप्टर है उसमें से न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, तो उसमें थोड़े कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बायो में मोस्टली इट इज थ्योरिटिकल, थ्योरी एंड ग्रामर, सॉरी डायग्राम्स। तो डायग्राम्स जो है नीट एंड क्लीन नहीं ड्रॉ किया गया, पेन से ड्रॉ कर दिया गया किसी ने, पेंसिल यूज नहीं करते हैं। तो ये सब को टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल इश्यूज विच प्रोबेबली मे स्टॉप यू टू स्कोर दैट 80 आउट ऑफ 80। व्हाट लाइक यू हैव थॉट ऑफ, हाउ आर यू प्रिपेयरिंग फॉर साइंस? साइंस में भी वही है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। देन आते हैं डायग्राम्स, डायग्राम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स जाते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स में जाते हैं।
तो न्यूमेरिकल्स की अगर बात किया जाए तो न्यूमेरिकल्स भी रिपीटेड आते हैं। उसमें सबसे पहले तो आप अपना एनसीईआरटी क्लियर करो। लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर रखो, क्योंकि उसमें कुछ-कुछ है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है। तो अगर आप वो क्लियर करोगे ना तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, किस-किस टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड बन सकते हैं और कौन-कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन फिर आप पीवाईक्यूज़ लगा लो सारे न्यूमेरिकल्स का। अगर आप पीवाईक्यूज़ कर लेते हो ना तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि नहीं, एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार-बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, नंबर्स अलग-अलग हो सकते हैं, बट उनका जो मेथड होता है वो सेम होता है। फिर आ जाते हैं डायग्राम्स और रे डायग्राम्स के। रे डायग्राम्स एक्चुअली में बहुत ईज़ी है। अगर हम उसको 2 बार भी प्रैक्टिस कर लो ना तो आपसे हो जाएगा। इतना कोई उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप वो नीटली सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो हाथ से ही ड्रॉ कर देते हैं, बट वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर उसमें जो मेज़रमेंट्स होता है और जो डिस्टेंसेस है वो गलत आ जाते हैं। तो आप स्केल का यूज़ करो, फिर पेंसिल का यूज़ करो, क्योंकि पेन अच्छा नहीं दिखता है, वो प्रेज़ेंटेशन थोड़ा बिगाड़ देता है। और उसमें अगर कुछ गलत हो जाता तो यू हैव टू कट इट, वो थोड़ा यस। हाँ, यस। हाँ। पेंसिल तो एटलीस्ट ईज़िली यू कैन इरेज़। हुँ। एंड देन बायो में भी डायग्राम्स बहुत लिमिटेड आते हैं, जैसे कि हर्ट का आएगा और फिर न्यूरॉन्स के आएँगे, और यही 2 सबसे बेसिक हैं, सबसे मोस्ट रिपीटेड हैं। तो आप पर आपको ये नहीं करना है कि ये 2 सबसे ज़्यादा आते हैं तो सिर्फ़ मैं यही करूँगा। नहीं, जितने डायग्राम्स हैं वो सब एक बार आपको कर लेना है, एटलीस्ट एक बार तो आपको प्रैक्टिस कर ही लेना है। एंड देन आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ अच्छे से पढ़नी चाहिए। और एक्टिविटी ये उसमें क्या होता है ना कि उसमें जो मेन जो कंक्लूजन आता है या फिर आपने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, स्टेप्स क्या हैं, वो सब आपको याद रखने चाहिए। Final fifth subject, SS. You know, everybody wants to get rid of this subject after 10 standard, correct? मेरे ख्याल से ये सोच के कारण ही जो है ये सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। एसएस, यू नो, अगेन एमसीक्यूज हो गए, हुँ। मैप वर्क हो गए, ओके। तो हाउ आर यू प्लानिंग फॉर दिस मैप वर्क, क्योंकि ऑलरेडी एसएस में दिया हुआ है कि इसी में से ही मैप वर्क पूछा जाएगा, whether it is history or it is geography. So how are you planning for SS? Especially remembering long answers and all those things. लॉन्ग आंसर्स ना अलग कभी नहीं बनते हैं। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करने जाओ तो आप एक पैटर्न नोटिस करोगे फिर से कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो हमेशा एक ही मतलब 3-4 टॉपिक से ही बनकर आते हैं। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, स्टेप्स कि नेपोलियन ने क्या अडॉप्ट किया था, क्या लेजिस्लेट किया था, ये सारे फिर प्रिंट कल्चर के हो गए। ये उसमें भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो 5 मार्क्स के होते हैं। और अगर आपको पॉइंट्स नहीं भी याद आ रहे हैं बाय चांस, तो आप क्या करो, अपना जो ऑर्गेनाइज़ है थॉट्स वो बहुत अच्छे से करना। इंट्रो बहुत अच्छे से करो, फिर जो कंटेंट है वो आप 3-4 पॉइंट्स का कर दो, एंड देन कंक्लूजन आपको बहुत अच्छा करना होगा। ये नहीं कि कंक्लूजन जो आपने ऊपर लिखा वही नीचे लिख देना, नहीं। कंक्लूजन में थोड़ा और ओपन माइंडेड रखो। तो ये लॉन्ग आंसर्स की हो गई। देन मैप। मैप में अक्सर बच्चों के मार्क्स जाते हैं, बट उसमें वो ज़्यादा स्कोरिंग भी है। अगर आप रोज़ उसको रिवाइज़ करो तो आपके लिए वो बहुत ईज़ी हो जाएगा। फिर अगर आप फिर से सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कुछ-कुछ ऐसे ये होते हैं, मैपिंग वर्क होते हैं जो हमेशा रिपीट हो जाए, जैसे कि पारादीप ये पोर्ट, देन फिर आ जाएगा नेशनल कांग्रेस की काउंसिल्स Right. के सेंटर्स, देन ये हमेशा रिपीट होते हैं और कम से कम एक ना एक बार तो आते ही हैं। तो आप अगर इसको रोज़ रिवाइज़ कर लोगे, एक बार देख लोगे, तो भी उसमें कोई ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, रिवाइज़ बहुत ज़रूर करना है। देन एमसीक्यूज़ में आ गया, तो अगर आप एक-एक चैप्टर्स ख़त्म करते जाते हो, तो ऐसे वेबसाइट्स पे जाओ, नहीं तो फिर रेफ़रेंस बुक उठाओ, जिसमें उसके एमसीक्यूज़ हैं। क्योंकि एमसीक्यूज़ कभी-कभार क्या होते हैं ना, टेक्स्ट बुक चैप्टर्स के जो लाइन्स होते हैं, वही उठ के एमसीक्यूज़ में आ जाता है। तो आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि आपने जो टेक्स्ट बुक है उनको अच्छे से पढ़ रखी है। देन आपको सब याद भी रहे, और फिर आता है कि वो थोड़ा ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है कि अगर आपको सिचुएशन दे देंगे,
देन आपको आपका ओपिनियन पूछते हैं वो लोग, तो फिर उसमें भी वो आपको वो प्रैक्टिस से ही होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए उसमें। हॉर्सेस विथ ब्लिंकर्स, रितु कह रही है एनसीईआरटी बुक्स तो मस्ट है, कंपलसरी है, एंड देन गो फॉर ऑल अदर टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स। वेल रितु, दो तीन बार आपने कहा पीवाई क्यू पीवाई क्यू, कितने पीवाई क्यूज यू हैव कंप्लीटेड टिल नाउ एंड हाउ मेनी मोर आर यू प्लानिंग? बेसिक मिनिमम जो सभी टीचर्स रिकमेंड करते हैं और जो ऑनलाइन टीचर्स होते हैं वो भी बोलते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो सारे, कि एटलीस्ट तुम्हें 10 सैम्पल पेपर्स करनी ही चाहिए हर एक सब्जेक्ट के। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सभी सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 2-3 कर रखे हैं। बाकी मैंने मैथ्स और इंग्लिश में ज़्यादा किया है, 5-6 किए उसमें। फिर और यही है कि मैं अभी ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेट पीवाईक्यूज़ में कर रही हूँ। जब मेरा पीवाईक्यूज़ हो जाएँगे तब मैं सैंपल पेपर पे जंप करूँगी। बट ये ज़रूर मेक श्योर करती हूँ कि मेरा अगर कल एग्ज़ाम है, तो आज मैं एक ना एक सैंपल पेपर ज़रूर सॉल्व करूँ। फिर तो अभी तो मैंने इतना ही किया है। आई स्टिल विश टू डू। लॉन्ग टाइम टू गो ना, लॉट ऑफ पीवाईक्यूज। अच्छा अभी रितु, द पॉइंट इज अक्रॉस इंडिया all the students, those who are in 10th standard, for the first time in their life, they will be appearing for a public examination. ठीक है? ऐसे तो सीबीएसई बहुत कोशिश कर रही है कि एक बोर्ड एग्जाम का डर जो है वो खत्म करे, इसीलिए इस साल से सीबीएसई जो है 2 बार बोर्ड एग्जाम्स का कंसेप्ट लेकर आई है, ठीक है? बट स्टिल फर्स्ट टाइम इस तरह का एग्जाम, चारों तरफ से प्रेशराइज्ड रहता है पूरा। व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ योर पेरेंट्स? आपके जो मदर फादर है, स्पेशली योर मदर, करेक्ट, वो कितना आपको सपोर्ट कर रही है इसमें? उनका सपोर्ट तो मैं क्या बोलूँ, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे अभी। अभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उसमें अगर मार्क्स कट जाते हैं, तो बच्चे बहुत डिस्करेज हो जाते हैं। मैं खुद बहुत डिमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है। बट फिर मेरे पेरेंट्स मेरे को बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये फाइनल नहीं है, अभी भी तेरे पास टाइम है, तू कोशिश कर, तेरे से हो जाएगा। और कंसिस्टेंसी इज़ अ मस्ट, वो तुझे करना ही करना है। और फिर आ जाती है बात कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वो एज़ अ पुश फ़ोर्स अ, मोरल सपोर्ट। यस, देन यस। वो हमें पुश करते हैं कि तुझे करना ही पड़ेगा, ये तेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ़ का, तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स, आपके लिए एक रियल स्टोरी मैं शेयर करना चाह रहा हूँ फ्रॉम माय स्कूल। 2 साल पहले मैं अपने एक स्टूडेंट के घर गया। ही वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, वो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा था। आई विजिटेड हिज होम, और तब मुझे पता चला कि उनकी जो मदर थी, उन्होंने अपना एक परमानेंट जॉब छोड़ दिया है बिकॉज द चाइल्ड वाज इन स्टैंडर्ड 12th। दिस इज द लेवल ऑफ सैक्रिफाइस। तो अक्रॉस इंडिया सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि प्लीज जब तक आपके बच्चों का बोर्ड एग्जाम ना हो जाए, उनको कृपया करके मोरल सपोर्ट करते रहिए 24/7। ऋतु, फाइनल क्वेश्चन, ठीक है? द रीजन यू आर देयर इन दिस पॉडकास्ट कि यू हैव प्लान टू स्कोर 500 आउट ऑफ 500 दिस टाइम, ठीक है? एंड इफ यू डू सो, probably you will be the first student from Surat to perform this act to score 100% marks. तो ये जो थॉट है, करेक्ट, डज इट मेक यू नर्वस और इट मेक्स यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस? इट इट मेक्स मी नर्वस। देन अगर मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंट भी बना देता है। बट मोर एज मैं नर्वस हूँ इसके लिए, क्योंकि टू अचीव दैट आइडियल स्कोर हमें ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। वो इतना इजी नहीं है 500 स्कोर करना।
और उसमें लाइक तुम्हारी माइनर से माइनर मिस्टेक्स डिटेल्स तुम्हें बहुत ध्यान रखना पड़ता है उस पे, तो लाइक मोर ऑफ अ नर्वस देन कॉन्फिडेंट। ऑलराइट, ऋतु थोड़ी नर्वस है, लेकिन इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए मैं ऋतु को एक रियल स्टोरी फिर से बताना चाह रहा हूँ, एंड थ्रू ऋतु टू एवरीवन। मेरे ख्याल से शायद ही कोई इंसान होगा जिसने माइकल फेल्प्स की कहानी नहीं सुनी। Michael Phelps from the United States of America. He is the greatest decorated Olympian of all time. शायद 22 या 23 गोल्ड मेडल मिले हैं उसको ओलंपिक्स में। अगर हाँ, एक हाईएस्ट टू लोएस्ट मेडल रखोगे तो शायद मेरे ख्याल से 150-200 कंट्री से ऊपर सिर्फ माइकल फेल्प्स का नाम होगा। तो माइकल फेल्प्स, he has said in one of this interview, I remember, कि मैं पानी में ज्यादा रहता था 24 घंटे में और जमीन पे कम। आई रिपीट, उन्होंने कहा कि मैं पानी में ज्यादा रहता था, पूल में ज्यादा रहता था और जमीन पे कम। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। All those students who are planning, who are aiming to score 500 out of 500 like Ritu Raj, आपको जो है कम से कम 12 से 15 घंटे रोज मेहनत करनी ही है। और अभी भले ही आपको बहुत दुख होता होगा, बहुत तकलीफ होता होगा, एक पीयर प्रेशर का नर्वसनेस, पेरेंटल प्रेशर का नर्वसनेस, टीचर के प्रेशर का नर्वसनेस, बट जब वो रिजल्ट आता है ना, वो बहुत ही सुखद होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट यहीं भी नहीं रुकने वाली है, देयर विल बी मेनी मोर टू फॉलो। थैंक यू ऋतु, थैंक्स फॉर ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।